सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम मिथिलेश्वर जी की उस कहानी पर चर्चा करेंगे जिसने हमेशा से हम सबको सोचने पर मजबूर किया है, हरिहर काका। ये सिर्फ पन्नों पर लिखी कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी लालच, खोखले होते रिश्तों और हमारे समाज में एक कमजोर बुजुर्ग की बेबसी का बिल्कुल सटीक और कड़वा आईना है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कहानी की गहराइयों में चलते हैं। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 15। पूरी कहानी में इस एक नंबर ने जो भूचाल मचाया है वो रोंगटे खड़े कर देता है। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये है वो 15 बीघे उपजाऊ जमीन। और सच कहूं तो यही 15 बीघे जमीन इस पूरी खौफनाक त्रासदी की जड़ है। हरिहर काका की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, जो भी रिश्ते टूटे, उन सब के बिल्कुल केंद्र में जमीन का यही टुकड़ा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कहानी के पहले हिस्से की, रिश्ते और जमीन का ये तीखा विरोधाभास, जहां एक तरफ सच्चा प्यार है और दूसरी तरफ संपत्ति की ठंडी हकीकत। शुरुआत में ना, कथाकार और हरिहर काका का रिश्ता बहुत ही प्यारा और गहरा दिखाया गया है। बचपन की ढेरों यादें हैं जो काका से जुड़ी हैं। काका बहुत ही सीधे, शांत और प्यार करने वाले इंसान हैं। संपत्ति का ये भयानक विवाद शुरू होने से पहले वे एक ऐसे इंसान के रूप में सामने आते हैं जो बस निस्वार्थ प्यार बांटना जानता है। ये एक ऐसा सच्चा बॉन्ड है जो आगे चलकर कहानी में दिखने वाले स्वार्थी रिश्तों के एकदम उलट है। खैर, इस पूरे विवाद को समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। गणित बहुत सिंपल है। हरिहर काका 4 भाइयों के एक बड़े संयुक्त परिवार का हिस्सा हैं। परिवार के पास कुल 60 बीघे जमीन है। अब अगर इसे बांटें तो हर भाई के हिस्से में 15 बीघे आते हैं। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा कैच क्या है? हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं है, उनका कोई वारिस नहीं है, और बस यही एक अकेली बात उनके हिस्से की उस 15 बीघे जमीन को बाकी सभी लोगों की नजरों में बेशकीमती बना देती है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, परिवार के भीतर उपेक्षा। कैसे एक जीता जागता पारंपरिक संयुक्त परिवार अंदर से खोखला होने लगता है। अपने ही घर में हरिहर काका कैसे बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिए गए, ये देखना बहुत दुखद है। उनकी दोनों पत्नियों के गुजर जाने के बाद शुरू में तो भाइयों और बहुओं ने उनका थोड़ा बहुत ख्याल रखा, लेकिन धीरे धीरे ये सब भी खत्म हो गया। नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्हें घर का बचा खुचा रूखा सूखा खाना दिया जाने लगा। और सबसे शर्मनाक बात, जब वो बीमार पड़े तो किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। एक इंसान के तौर पर उनकी कोई वैल्यू नहीं रही, वो बस उस जमीन के मालिक बनकर रह गए थे। और यही कहानी हमारे मुंह पर समाज का सबसे कड़वा सच मारती है। इस दुनिया में इंसान का सम्मान तभी तक है जब तक उसके पास धन और संपत्ति है। इस पॉइंट पर आकर काका को यह हकीकत समझ आ जाती है कि परिवार का वो जो प्यार दिखाया जा रहा था ना, वो सब एक भ्रम था, एक नाटक था। वो असल में उस लालच को छुपाने का नकाब था जिसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ उनकी 15 बीघे जमीन पर गड़ी थीं। अब जब घर में ये सब चल रहा था तो बाहर क्या हो रहा था? यहाँ से आता है तीसरा भाग, ठाकुरबारी का धोखा, धर्म की आड़ में पनपने वाला लालच। गांव का वो बहुत ही पूजनीय मंदिर परिसर ठाकुरबारी, कहने को तो ये आस्था का केंद्र है, लोग यहाँ शांति के लिए आते हैं, लेकिन असलियत में लोगों की दान की गई जमीनों से इसका दायरा और रुतबा बहुत बड़ा हो चुका था। ये अब एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहां आध्यात्म से कहीं ज्यादा फोकस संपत्ति और जमीनें जमा करने पर था। ठाकुरबारी के महंत की रणनीति एकदम साफ और सच कहूं तो बहुत खौफनाक थी। पहले तो झूठी हमदर्दी दिखाई गई, काका को ठाकुरबारी लाकर 56 भोग परोसे गए। लेकिन जब काका ने अपनी जमीन ठाकुरबारी के नाम करने से मना कर दिया, तब असली खेल शुरू हुआ। आधी रात को पुजारियों ने उनका अपहरण कर लिया, उन्हें मारा पीटा गया और जमीन के कागजों पर जबरदस्ती उनके अंगूठे के निशान लिए गए। सोचिए, एक कमजोर बुजुर्ग को फंसाने के लिए धर्म के नाम पर इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है। इस घटना के बाद आता है कहानी का चौथा भाग, भाइयों की हिंसक वापसी, खून के रिश्तों की खौफनाक सच्चाई। जैसे ही भाइयों को अपहरण की खबर मिलती है, वो पुलिस लेकर पहुंच जाते हैं। एक रेस्क्यू मिशन चलता है। एक पल के लिए लगता है कि चलो भाई आ गए, अब जीवन भर सुरक्षा मिलेगी, लेकिन नहीं। पर्दा बहुत जल्दी उठ जाता है। उनका ये जो तथाकथित प्यार था, वो बिना किसी शर्त के नहीं था। उनका इकलौता मकसद बस उन 15 बीघे जमीन को अपने हाथों से निकलने से बचाना था। और यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा झटका लगता है, ठाकुरबारी बनाम भाई। जब हरिहर काका भाइयों के नाम भी जमीन करने से मना कर देते हैं, तो पता है भाई क्या करते हैं?
वो बिल्कुल वही तरीका अपनाते हैं जो महंत ने अपनाया था। पहले झूठा प्यार, फिर हिंसक अपहरण, मारपीट और जबरदस्ती अंगूठे के निशान लेना। आस्था और परिवार, दोनों ही जगहों पर इंसानियत का पतन देखिए। जमीन के लिए दोनों ने एक ही क्रूर रास्ता चुना। इन सबके बाद आता है 5वां भाग, खामोश परिणाम। जब इंसान के पास सब कुछ छिन जाने पर मौन ही सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। इतने बड़े धोखे और मारपीट के बाद हरिहर काका क्या करते हैं? उन्हें गांव के उन लोगों का हर्ष याद आ जाता है जिन्होंने जीते जी अपनी जमीन दूसरों के नाम कर दी थी और फिर दर दर की ठोकरें खाईं। उन्होंने कसम खा ली कि चाहे कितनी भी मार खानी पड़े, कितनी भी यातनाएं सहनी पड़े, वो जीते जी किसी कागज पर साइन नहीं करेंगे। उन्हें समझ आ गया था कि मौत से बचने की इकलौती ढाल उनका मालिकाना हक है, और इसके लिए उन्होंने अपना अंतिम हथियार चुना, पूर्ण मौन, एकदम खामोशी। आज हरिहर काका की हालत देखिए, रूह कांप जाती है। वे अपनी ही जमीन की कमाई से पुलिस प्रोटेक्शन में रह रहे हैं, पूरी तरह से गूंगे हो चुके हैं, किसी से कोई बात नहीं करते, बस शून्य में, हवा में घूरते रहते हैं। जीवित तो हैं, लेकिन ये जिंदा रहने की कितनी भयानक कीमत है। जान तो बच गई, लेकिन अंदर से वो इंसान पूरी तरह टूटकर बिखर चुका है। तो अब आते हैं अपने छठे और अंतिम भाग पर, लालच बनाम रिश्ते। ये कहानी हमें क्या व्यापक संदेश देती है? अगर हम इस कहानी की थीम को इस टेबल के जरिए समझें तो उम्मीद और असलियत में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। संयुक्त परिवार से हमें क्या उम्मीद होती है? बिना शर्त देखभाल और सम्मान, है ना? लेकिन असलियत में मिला लेन देन पर टिका धोखा। वहीं ठाकुरबाड़ी से उम्मीद थी आध्यात्मिक शरण की, पर वहां मिला हिंसक लालच। ये कहानी हमारे उन सारे पारंपरिक सेफ स्पेस के भ्रम को शीशे की तरह चकनाचूर कर देती है। और अंत में ये चर्चा हमें एक बहुत ही तीखे और चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब परिवार और आस्था दोनों ही भौतिक संपत्ति के लालच में इस हद तक भ्रष्ट हो जाएं, तो इंसानियत का आखिर बचता क्या है? हरिहर काका सिर्फ किसी एक बुजुर्ग की कहानी नहीं है, ये उस समाज का कड़वा सच है जहां पैसों और जमीन के सामने एक इंसान की कोई कीमत नहीं रह जाती। इसी गहरे विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही हर चीज के पीछे की गहराई को समझते रहें।